हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आ गए आप लोग सेंचुरी स्कूल वालों? इतने दिन कहाँ गए हुए थे? गुड आफ्टरनून। उसको पकड़ो भाई। लड्डू ऊपर चलो। नहीं जाती। नहीं बेटा, ऊपर जाओ। नहीं जाती। चले जाओ। नहीं जाती। क्यों नहीं जाती लड्डू? चलो जाओ ऊपर। चलो ऊपर जाओ, ऊपर। ऊपर जाओ, ऊपर। नहीं। अरे भाई पकड़ो इसको। बच्चों अभी 2-3 मिनट वेट करो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ये बंद कर देना। बच्चों आज अभी अभी बैड वेदर की वजह से लाइट चली गई है। थोड़ा सा हमारे बोर्ड पे आज फिर रोशनी कम रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग करेंगे, ठीक है? और अभी लास्ट लेक्चर में हमारे माइक भी पता नहीं इसका सेल डाउन हो गया है, पता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आज हमारा माइक भी काम नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करें। आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? बताओ सभी, आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, अभी 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है? देख के बताओ फटाफट से।
जल्दी से आवाज आ रही है मेरी आपको? क्या बोर्ड पे विजिबिलिटी क्लियर है? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायग्राम बेस्ड है सारा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए, क्लियर? विजिबिलिटी ओके है? चलिए, माइक किसने ऑन किया? माइक कोई बच्चा ऑन नहीं करेगा, कोई भी। चलिए, बच्चों तो आज शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने देखा था कि जाइगोट ने अपनी ग्रोथ करके, यानी कि ग्रोथ कौन सी, केवल हमारी न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, न्यूक्लियर ग्रोथ की, जिसके थ्रू उसने क्या किया था, अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ा लिया था। नंबर ऑफ सेल जो है बढ़ गए थे, लेकिन साइज ऑफ द जाइगोट सेम था। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ नहीं हुई। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म में ग्रोथ नहीं होती, जो इंटरफेस था वो छोटा था। क्यों? क्योंकि इंटरफेस छोटा इसलिए था क्योंकि उसके अंदर जो G1 और G2 फेज थे वो नहीं होते, सीधा S फेज और M फेज जो है प्रोसीड करता है। और काफी रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुई थी, जिसको हमने क्या कहा था, क्लीवेज कहा था। ठीक है ना? अब क्लीवेज होते होते वो कहां तक पहुंच गया था, ब्लास्टोसिस्ट तक वो पहुंच गया था। ठीक है ना? और ब्लास्टोसिस्ट जब बनती है तो 4 दिन 5 दिन के आसपास का टाइम हो जाता है। और वो ब्लास्टोसिस्ट की जब तक फॉर्मेशन तक वो पहुंचता है तो वो क्या करता है, ट्रेवल कर रहा होता है, कहां से कहां, फेलोपियन ट्यूब से लेकर के यूट्रस तक। ठीक है ना? तो यूट्रस पर जब वो पहुंचेगा तो वो क्या करता है, इम्प्लांट करता है। क्यों इम्प्लांटेशन सबसे जरूरी टॉपिक है बच्चों? क्यों जरूरी है? क्योंकि इम्प्लांटेशन जब होगी तभी बेबी अपनी ग्रोथ करता है मदर वूम के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यानी कि उसे इम्प्लांट करना है। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि हमारे आज का जो टॉपिक है इम्प्लांटेशन और गैस्ट्रुलेशन, आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक इम्प्लांटेशन की होगा। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के बाद जो हमारा मेजर टॉपिक आता है नेक्स्ट, उसका नाम है इम्प्लांटेशन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, लेकिन उससे पहले बच्चों आप ये बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि आज हम माइक भी यूज नहीं कर रहे हैं। यस और नो, जल्दी से बताइए बच्चों, क्लियर है? जल्दी जल्दी, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या हुआ, आज का टॉपिक हुआ फिर हमारा इम्प्लांटेशन पहले। ठीक है ना? तो पहले, सबसे पहले आप मेरे साथ इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, इट इज द क्लोज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, it is the close attachment of blastocyst with the uterine wall। ठीक है, अगर यूट्रिन वॉल में भी आप स्पेसिफिक लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो एंडोमेट्रियम। यानी कि इट इज द क्लोज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द क्लोज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द
विद द यूट्रिन वॉल, यानी कि यूट्रस की वॉल के साथ जब क्लोज अटैचमेंट होती है इसकी ब्लास्टोसिस्ट की, ब्रैकेट में लिख दो बच्चों क्या, एंडोमेट्रियम। कौन सी वॉल, एंडोमेट्रियम, ठीक है, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली होता क्या है इम्प्लांटेशन के अंदर, जो आप सीबीएसई में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एक मैं आपको मेजर पॉइंट बताऊंगा जो आप ऐड करेंगे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, देखिए आपने, चलिए मैं आपको आज अलग तरीके से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये लो, ये क्या है बच्चों, हमारा यूट्रस बना रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है, और ये हमारा सर्विक्स पोर्शन ऑफ यूट्रस हो गया, और ये हो गई हमारी यूट्रस की वॉल, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था कि यूट्रस की जो वॉल होती है बेसिकली उसमें क्या होता है, यूट्रस की वॉल के अंदर 3 लेयर होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, ठीक है, क्लियर हो गया। ये कोर्नुआ पोर्शन यहाँ से कौन आई, यहाँ से आती है बच्चों कौन, फैलोपियन ट्यूब आती है ना, यहाँ तो स्ट्रक्चर तो है ना। तो क्या हुआ बेसिकली, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, दीज आर द टू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब से अब ग्रोथ करता हुआ जाइगोट कहाँ आ रहा है, वो यूट्रस कैविटी के अंदर आएगा सबसे पहले। कहाँ आएगा, यूट्रस कैविटी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही वो यूट्रस कैविटी के अंदर आएगा तो किस स्टेज पे होगा, वो ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पर होगा। किस स्टेज पर होगा, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पर होगा। बच्चों यहां से देखो वो ग्रो कर रहा है, और यहां पर आकर के जैसे ही वो आया, यहां पर देखिए ये उसने 2 सेल स्टेज हुई, फिर 2 के बाद 4 सेल स्टेज हो गई, पढ़ा था हमने कल, क्लीवेज हो गई, है ना। और करते करते वो कहाँ आ गया, यूट्रस की कैविटी में आ गया, ठीक है। तो यूट्रस की जो कैविटी है उसके अंदर बेसिकली वो किस फॉर्म में आ गया, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हमने कल पढ़ा था, ये देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर आ गया। ब्लास्टोसिस्ट में क्या थी, एक आउटर सेल मास था, एक इनर सेल मास था, जो मैंने ब्लैक और ब्लू पेन से बनाया है, ठीक है ना। ब्लैक पेन से जो बनाया वो आउटर सेल मास, और जो इनर बनाया है दैट इज द इनर सेल मास ब्लू पेन, ठीक है ना। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कल हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, बड़ा स्ट्रक्चर इसका पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये यूट्रस की लेयर्स है, ठीक है। ये जो यूट्रस की लेयर है इनके अंदर क्या है, 3 लेयर प्रेजेंट है। सबसे अंदर वाली दैट इज द एंडोमेट्रियम, बेसिकली हमें एंडोमेट्रियम से मतलब है अगर हम इम्प्लांटेशन पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गई बीच वाली मायोमेट्रियम, और ये आउटर लेयर, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये ले लेता हूँ दैट इज द एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम हो गई, ये हमारी मायोमेट्रियम हो गई, ठीक है। तो हमें मतलब है बच्चों केवल किससे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एंडोमेट्रियम,
आपको पेपर में ये डायग्राम नहीं बनाना, मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा मैं आपको क्या बनाना है। तो जब ये अंदर आता है ब्लास्टोसिस्ट जो है, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। पहचान क्या है कि इनर सेल मास एक कॉर्नर पर इकट्ठा हो जाता है, और उस कॉर्नर को क्या कहा था, एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल पोल कहा था, जहां पर एम्ब्रियोनल सेल सारी सारी जाकर के अटैच हो गई। हमने कल ये भी पढ़ा था, कुछ बच्चे आज यहाँ नए आए हैं उनको बता दूं कि जो आउटर सेल मॉस है ये हमेशा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाता है, और जो इनर सेल मास है ये हमेशा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाता है, जो तीन होती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ये जो तीन लेयर होती है, मेसोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, इससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, अलग अलग टिश्यू, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम उनका बना होता है। और जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, जैसे एलेंटोइस, कोरियोन, और जो हमारी होती है क्या बोलते हैं उसे, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ये बेबी की डेवलपमेंट के दौरान केयर करती है किसी ना किसी तरीके, ठीक है, जो आज हमारे साथ नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या होता है कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, इम्प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या है, ये जो है, सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पर, ठीक है, जाकर के किस तरह से ये ऊपर जाएगी, और ये जो पोर्शन है इसका, सेल्स ऑफ रूबर, जो कल हमने कहा था, जो एम्ब्रियोनल सेल के ऊपर वाली सेल होती है, वो हमेशा अटैच करने की कोशिश करती है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगी, एंडोमेट्रियम लेयर के साथ अटैच करेगी, एंडोमेट्रियम लेयर को रप्चर कर देगी, क्या कर देगी, रप्चर कर देगी एंडोमेट्रियम लेयर को। देखो रप्चर हो गई एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर को रप्चर करके और अंदर करके सेटल हो जाएगी। ये देखो, ये देखिए, समझ आया, ठीक है। और जो ये रप्चर हुई थी एंडोमेट्रियम की लेयर, ये अपनी दोबारा से रीजनरेशन कर दी। तो रिजल्ट क्या निकला कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की कैविटी से कहां चली गई, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर चली गई। अब यहाँ पर ग्रोथ होगी और पूरा बेबी बनेगा। इस क्लोज अटैचमेंट को हमेशा बच्चों क्या बोलते हैं, इस क्लोज अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। समझ आया, ये तो रफली मैंने आपको समझाया कि इम्प्लांटेशन होता क्या है, ठीक है, क्योंकि बेबी अंदर ग्रो करता है, कभी भी कैविटी में ग्रो नहीं करता, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद अब हम अपने स्कूल पॉइंट पे और नीट पॉइंट पर आते हैं। सिंपल वे में मैं आपको समझाता हूँ कि अब मैंने क्या किया, मैंने कटिंग कर ली किसकी, यूट्रस की लेयर, यूट्रस के पार्ट को कट कर लिया, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ये लीजिए बच्चों, ये यूट्रस है, ये मैंने यूट्रस के पार्ट को कट कर लिया, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम हुआ यूट्रस का, ये लो, ये मैं इसको हाईली सेलुलर बना दूं, क्योंकि म्यूकस वगैरह सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आया, यहाँ पर हमारी ब्लास्टोसिस्ट आई, ये आपको पेपर में बनाना है, ठीक है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट आई, ब्लास्टोसिस्ट ने अटैच किया किसके साथ, एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप पर रप्चरिंग शुरू हो गई किसकी, यूट्रस की एंडोमेट्रियम की लेयर, ठीक है। और जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट है वो अंदर एंटर करने के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी, ये देखो, यानी कि वो अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है, कौन, ब्लास्टोसिस्ट, क्लियर हो गया ना। और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर एंटर कर जाती है, और जो हमारी रप्चर्ड एंडोमेट्रियम लेयर थी वो अपने आप को दोबारा से कवर कर लेती है, पूरा पूरा बना लेती है, जिससे कि ब्लास्टोसिस्ट अंदर जाकर के सेटल हो जाती है। समझ आया, क्लियर हो गया। ये लो बच्चों, क्या रिजल्ट निकला कि एंडोमेट्रियम दोबारा से बन गई कंप्लीट, और हमारी ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अंदर पहुंच गई। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना।
ये डायग्राम आपको पेपर में बनाना है, ठीक है। दैट इज इम्प्लांटेशन। 3 स्टेप हो गए, पहले उसके पास आई, फिर उसने अटैचमेंट की, रप्चर करना शुरू किया, और फिर वो कंप्लीटली अंदर आई और एंडोमेट्रियम खुद से पूरी की पूरी बन गई। दैट इज इम्प्लांटेशन। समझ आया बच्चों आपको? ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, किस किसका रोल है ऐसा करने में, ठीक है ना। पहले तो बच्चों आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर इसका मतलब ये बताइए कि ब्लास्टोसिस्ट रोल प्ले करती है या एंडोमेट्रियम रोल प्ले करती है इम्प्लांटेशन में। बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों की दोनों लेयर अपना रोल प्ले करती है। कैसे? देखो, पहला पॉइंट, जब इम्प्लांटेशन होनी होती है उस टाइम पे जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जिसे हम बोलते हैं, वो अपने डिवीजन शुरू कर देती है, ठीक है ना। और खासकर कौन सी सेल? सेल्स ऑफ रूबर, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के पीछे उनको कवर किए हुए, ठीक है। वो तो वो क्या करती है, अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है, डिवीजन शुरू कर देती है। फिर क्या होता है उसके बाद, जो हमारी सेल्स ऑफ रूबर हैं, यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के पीछे वाली जो सेल हैं ट्रोफोब्लास्ट की, वो हमेशा जाकर के अटैचमेंट शो करती हैं किसके साथ? एंडोमेट्रियम लेयर के साथ। ऐसा नहीं है कि देखो, जो मेरा मेजर पॉइंट है अब आपको बताने वाला, कि अगर हमारी ये क्या है, दिस इज आवर ब्लास्टोसिस्ट, ये हमारी ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है, वही चीजें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जो पोर्शन है हमारा, दैट इज द सेल्स ऑफ रूबर, ये वाला पोर्शन, दीज आर द सेल्स ऑफ रूबर, कल हमने पढ़ा था। तो जो ये सेल्स ऑफ रूबर है, हमेशा ये अटैच होती हैं जाकर के किसके साथ? एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ, ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। और क्या होती है? मैं लिख रहा हूं, सेल्स ऑफ रूबर, रूबर क्या करेंगे? अटैच विद विद एंडोमेट्रियम, ठीक है बच्चों, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के साथ जाकर ये अटैच हो गई। अब ये क्या सीक्रेट करेगी? देन दे प्रोड्यूस, यानी कि सेल्स ऑफ रूबर, इनके पास एक तो बच्चों होते हैं एंजाइम्स, कौन से? तोड़ने वाले एंजाइम। दे रिलीज लाइटिक एंजाइम, LYTIC, लाइटिक एंजाइम। कौन रिलीज करेगी बच्चों? एंडोमेट्रियम नहीं, सेल्स ऑफ रूबर, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट की सेल जो अटैच हुई है, प्लस अपने फैगोसिटिक एक्शन से, फैगोसिटिक एक्शन, फैगोसिटिक एक्शन क्या होता है? एंगल्फिंग। तो वो क्या करेंगी, ये जो यहाँ पर सेल्स है, चलिए मैं ब्लू कलर से एंडोमेट्रियम की सेल बना रहा हूँ, ये ली, ये यहाँ पर अटैच हो गई। अब अटैच होकर के क्या करेंगी, इसको रप्चर करना शुरू कर, रप्चर करना शुरू किया, एक पिट बन गया, एंड पिट फॉर्मेशन, क्या हुआ? पिट की फॉर्मेशन या पोर बनना शुरू हुआ, है ना। अब इस पिट में से क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट अंदर एंटर कर जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट एंटर इनसाइड द यूट्रस वॉल विद बाय दिस या थ्रू दिस पिट, अंदर चली गई, ठीक है। अब क्या होगा, ये अपने आप की दोबारा से फिर रीजनरेशन कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लांटेशन में दोनों लेयर का रोल होता है, एंडोमेट्रियम का भी और ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट का भी, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन तब सक्सेसफुल होगी जब दोनों के दोनों अच्छा वर्क परफॉर्म करेगी। समझ आया? अगर बाय चांस ये तो अंदर चली गई लेकिन इसने अपनी रीजनरेशन नहीं की, तो क्या वहां पर वो स्टेबली रह सकती है? नहीं रह पाएगी, ठीक है ना। वो बाहर निकल जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यानी कि इम्प्लांटेशन के अंदर दोनों का रोल होता है, दोनों की एक्टिविटी से क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है, पहला। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि जब तक ये जाइगोटिक लेयर, इसके ऊपर एग की लेयर थी, तो इसका जाइगोट का साइज सेम था। लेकिन जैसे ही एग की लेयर टूटी, तो इसने म्यूकस, न्यूट्रिशन लेना शुरू कर दिया था, किससे? म्यूकस लेना शुरू कर दिया था एंडोमेट्रियम वगैरह से, यूट्रस की कैविटी से। अब इसका साइज धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है,
क्या होता जा रहा है, साइज बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे इसका साइज बड़ा होगा, तो यानी साइज क्यों बड़ा हो रहा है, क्योंकि डिवीजन भी बढ़ रही है और ग्रोथ भी अब होने लगी। ठीक है, किसके एक्सपेंस पे हुई ग्रोथ, अब हुई मदर के यूट्रस के एक्सपेंस, ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ठीक है, चलिए, तो जैसे ये अंदर जाता है तो उसी टाइम पे हमारी मदर की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर वेस्कुलर नेचर जो है वो बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अब डेवलपिंग बेबी, डेवलपिंग जाइगोट, डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट मेरे अंदर आ चुका है और मुझे न्यूट्रिशन की अमाउंट को बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्या हुआ, मान लीजिए यूट्रस की लेयर है, ये एंडोमेट्रियम है, अब देखिए कितनी बड़ी बना दी मैंने, है ना। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता है और ये अंदर सेटल हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रोफोब्लास्ट लेयर अपनी ग्रोथ करती है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालना शुरू कर देती है अपने में। क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालना शुरू कर देती है। इस तरह से देखिए, अगर मैं आपको सिंपली बना दूं तो इस तरीके, ठीक है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है सेल्स ऑफ रूबर की साइड पे सबसे ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इनको यहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ज्यादा, क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ है। ठीक है बच्चों, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन्होंने निकालने शुरू कर दी। ठीक है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों कोरियोनिक विलाई। क्या बोलते हैं, जैसे स्टमक हमने इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पड़ी थी ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनको। ठीक है ना, ये इन्होंने क्या किया, अपने में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकाले। क्या करने के लिए निकाले सर, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ रहा था ना, ठीक वैसे वैसे क्या हो रहा था, ठीक वैसे वैसे यूट्रस के अंदर भी क्या हो रहा था, ब्लड वेसल की फॉर्मेशन बढ़ रही थी। देखिए ये ब्लड वेसल बन गए। ठीक है, ये कौन है, ये ब्लड वेसल, ये बहुत ज्यादा हो गए हैं नंबर। क्यों हो गए हैं ज्यादा, क्योंकि बेबी को क्या करना है, नरिशमेंट प्रोवाइड, दीज आर द ब्लड वेसल। ठीक है, तो बच्चों ये कौन है, दैट आर द कोरियोनिक विलाई। देखो मेरे साथ डायग्राम में, देखो मेरे साथ फटाफट से, CHORIONIC कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ये कौन है, ब्लड वेसल, डेवलपिंग या ग्रोइंग ब्लड वेसल। ठीक है, ये कौन है, हमारी ट्रोफोब्लास्ट। तो विलाई की फॉर्मेशन किसने की, ट्रोफोब्लास्ट लेयर ने की, आउटर लेयर ने। क्या करने के लिए, अपने न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, और यही कोरियोनिक विलाई बाद में मिल करके एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाएंगी जिसका नाम है कोरियोन, जिसका नाम क्या है, कोरियोन। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है, ये मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई, ये सीबीएसई में क्वेश्चन आता है कई बार। आप क्या कहेंगे, कोरियोनिक विलाई आर द एक्सटेंशन और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर एनहांसिंग द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बाय द डेवलपिंग बेबी। ठीक है ना, यानी कि पूरा करने के लिए डेवलपिंग बेबी की तरफ से जो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, उसको पूरा करने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाती है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो यहां से ये ब्लड वेसल से फूड लेना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, समझ आ गया बच्चों। अब बात आती है, ये तो कोरियोनिक विलाई थी, जो बच्चे का न्यूट्रिशनल लेवल था वो कहाँ से पूरा होगा ये मैंने आपको बताया। रोल ऑफ जोना पेलुसिडा मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या करती है, एडिसिव प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होती है। ट्रोफोब्लास्ट की नेचर होती है एडिसिव। जिस तरह से वो एंडोमेट्रियम के साथ चिपक गई ना आकर के, वो कहीं फैलोपियन ट्यूब में ना चिपक जाए, इसीलिए वहां डेवलपिंग जाइगोट के ऊपर जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, ताकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि इन सब के लिए क्या जरूरी है बच्चों, इन सब की डेवलपमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात, एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है। एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, क्या जरूरी है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। किसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोजेस्टेरोन और रिक्वायरमेंट, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर मैंने ये कह दिया कि जब इम्प्लांटेशन होती है उसके बाद जो हमारा यूट्रस है, एंडोमेट्रियम है, उसकी लेयर बहुत थिक हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, सिक्रीशन बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स की अमाउंट बढ़ जाती है। और तो और अगर आपसे कोई पूछ ले ब्लड वेसल किस फॉर्म में अरेंज होने शुरू हो जाते हैं, कोयल फॉर्म में। जैसे वो होती है ना कछुआ छाप हमारे घरों में, मॉस्किटो कोयल, नीचे से एक आई और ऊपर आकर के बहुत सारी चौड़ी हो गई, ताकि वो ब्लड को सप्लाई, मटेरियल को सप्लाई कर सके ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। यानी कि बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो उन सब चेंजों के लिए कौन जरूरी है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होना बहुत जरूरी, ठीक है ना। एस्ट्रोजन नहीं रिस्पॉन्सिबल वहां पर। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। अब बच्चों कमाल की और मजे की बात पता क्या है, ये वाला हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस करता है कॉर्पस ल्यूटियम। कौन प्रोड्यूस करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, पता है ना आपको। लेकिन मैंने आपको कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन बताया था। कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन है बच्चों केवल 9 दिन। कितना है, 9 डेज ओनली, ठीक है ना। तो बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन हुई, देखो 6 से 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन होती है, 6 से 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। इसका लाइफ स्पैन होता है 9 डेज, 9 to 12 डेज, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब बना था, ओव्यूलेशन के टाइम पे बना था। ओव्यूलेशन के बाद 1 या 2 दिन वो फर्टिलाइजेशन में लिया उसने, ठीक है ना, 24 घंटे हमने कहे थे। और उसके बाद जो इम्प्लांटेशन होती है वो इम्प्लांटेशन होती है 6 से 7वें दिन पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 6-7 दिन यहाँ पे हो गए। तो ऑलमोस्ट जो है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन की तरफ पे चला जा चुका होता है इस टाइम तक। जब हमारी इम्प्लांटेशन होती है तो बेसिकली उस टाइम तक हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेशन मोड पर जा चुका है। आपको ये बात नोट कर लेनी है, ठीक है। तो सर अगर ये डीजनरेशन मोड पर चला गया तो प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट करेगा, और अगर प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं हुआ तो फिर बेबी की डेवलपमेंट कैसे होगी। सही बात है ना, क्लियर है ना। चलो, तो क्या होता है कि एट दैट टाइम, या मैं लिख रहा हूं एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है अंडरगो स्टार्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन, जो भी आप सुनना चाहें, ठीक है ना, स्टार्ट डीजनरेटिंग मोड, डीजनरेटिंग मोड, ठीक है, उसमें एंटर कर चुका होता है, ठीक है। अब इसको बचाना है, क्योंकि अगर ये नहीं बचेगा
तो प्रेगनेंसी स्टे नहीं करेगी, क्योंकि एक रिलैक्स कराने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, तो सर इसको कौन हैंडल करेगा, ये देखना है। तो आपको बच्चों जो मेजर पॉइंट है डबल एरो लगा करके लिखिए, द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, लिखो मेरे साथ, ट्रोफोब्लास्टिक सेल और सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर, सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर किसकी है, ब्लास्टोसिस्ट की लेयर, प्रोड्यूस और सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगी, सिक्रीट हार्मोन जिसका नाम क्या है, एचसीजी। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एचसीजी। इन्होंने एक एचसीजी नाम का हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस किया, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिखो मेरे साथ, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HUMAN, ह्यूमन कोरियोनिक, CHORIONIC, यहां लिख रहा हूं मैं, ह्यूमन CHORIONIC, कोरियोनिक गोनेडो, GONADO, गोनेडो, TROPHIN, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ये नाम है बच्चों पूरा एचसीजी का। तो यानी कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो थी लेयर के अंदर, उन्होंने एचसीजी सिक्रीट किया, और ये एचसीजी जाकर काम करता है किसके ऊपर, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। किसके ऊपर, एचसीजी वर्क्स अपॉन कॉर्पस ल्यूटियम, एचसीजी वर्क्स करेगा किसके ऊपर, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। और जो ये एचसीजी होता है ये एलएच के सिमिलर होता है, ये लिख लो, एलएच के सिमिलर होता है। ठीक है ना, पढ़ा था ना एलएच हार्मोन आपने, एंटीरियर पिट्यूटरी से आया था, जिसने कॉर्पस ल्यूटियम को कहा था कि तू प्रोजेस्टेरोन बना। ठीक वैसे ही उसी के सिमिलर होता है एचसीजी, जो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को कहता है कि भाई तुझे अब डीजेनरेट नहीं होना, यानी कि एचसीजी क्या करवाएगा, रेस्क्यू करवाएगा किसका, कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना, आप लिख लो, सिक्रीशन ऑफ एचसीजी, एरो लगा के नीचे लिखो, रेस्क्यू ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है ना, और अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, फिर एरो लगाओ कॉर्पस ल्यूटियम से नीचे, सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जिससे कि सिक्रीशन हुई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, और प्रोजेस्टेरोन को अब पता चला कि तुझे मरना नहीं है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, और तुझे अब क्या करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है किसकी, यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की लेयर की। समझ आया, ताकि वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले प्रेगनेंसी का फर्स्ट साइन क्या है, प्रेगनेंसी किससे पता चलती है, तो अगर यूरिन के अंदर एचसीजी की कुछ ड्रॉप्स जो आती हैं, कुछ अमाउंट में एचसीजी जो आता है, प्रोड्यूस जो होता है, उससे हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। कोई पूछ ले सबसे पहला हार्मोन कौन सा है जो आफ्टर प्रेगनेंसी सिक्रीट होता है, तो उसका नाम है एचसीजी। कोई पूछ ले कि बताइए प्रेगनेंसी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एचसीजी जो है वो प्रेगनेंसी डिटरमाइन करता है। समझ आया, क्लियर हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम को रिग्रेशन से किसने बचाया, कॉर्पस ल्यूटियम को डीजेनरेशन से किसने बचाया, एचसीजी ने बचाया। एचसीजी कहां से आया, एचसीजी सर ट्रोफोब्लास्टिक लेयर में सिक्रीट। समझ आया बच्चों आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अच्छा, उसके बाद जो होता है बेसिकली 16 वीक पे प्रेगनेंसी के, बेसिकली हमारा प्लेसेंटा बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है। तो प्लेसेंटा भी कुछ अमाउंट में बच्चों क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ हमारा इम्प्लांटेशन पूरा हो गया कि जब एक ब्लास्टोसिस्ट जाकर के एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ग्रो करने लगी, उधर से प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट ज्यादा हो गई, क्यों, एचसीजी ने जाके कॉर्पस ल्यूटियम को बचा लिया, और क्या हुआ कि एंडोमेट्रियम लेयर ज्यादा से अपनी वर्किंग करने लगी। जितनी अच्छी एंडोमेट्रियम लेयर बनेगी उतनी अच्छी डेवलपमेंट बेबी की होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, एक पॉइंट आता है बच्चों, मॉर्निंग सिकनेस।
क्या आता है, मॉर्निंग सिकनेस, जो बेसिकली क्या होता है वो नाम से पता चल रहा है, सुबह सुबह उठने के बाद थकान महसूस होती है। जो न्यूली प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर क्या होता है कि उसके प्रेगनेंसी बिहेवियर में थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर में चेंज आ जाता है। कैसे सर, कि जो एक तो पहली बात है कि जो ब्रेस्ट है वो क्या हो जाती है, ब्रेस्ट की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और उसके अंदर एक टेंडरनेस हमें शो देखने को मिलती है, और मॉर्निंग टाइम के अंदर फीमेल को सिकनेस महसूस होती है। ठीक है, और पूरे दिन के दौरान उसे भूख, जो उसका ईटिंग बिहेवियर था वो चेंज हो जाता है। तो ये चीजें हमें, ये साइन ये हमें ये दिखाती हैं कि बेबी की और मदर की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है किसका, प्रेगनेंसी का। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक छोटा सा पॉइंट था, ये मैंने वैसे बता दिया, आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है उससे। फिर आता है मिसकैरेज, फिर आता है मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है, जिसे हम एबॉर्शन बोलते हैं। देखो बच्चों, बेबी को ग्रो करना है एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर। ठीक है, अगर बाय चांस किसी रीजन की वजह से एंडोमेट्रियम लेयर अच्छे से ना बने तो बेबी अंदर नहीं रह पाएगा, या वीक अमाउंट में बने तो बेबी अंदर नहीं रह पाएगा, ब्लास्टोसिस वो बाहर आ जाएगी और डीजनरेट वो हो जाएगा। मिसकैरेज हो गया। चलिए, तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल फीमेल्स के अंदर 2 से 5 बार मिसकैरेज हो जाता है फर्स्ट मंथ के अंदर। ठीक है ना, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं था, जिसके किसी भी रीजन की वजह से एप्रोप्रिएट कंडीशन उसको नहीं मिली और वो अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाए। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब 1 महीने से ज्यादा हो जाता है बेबी को, तो बेसिकली वो अपने हॉर्मोन्स को, फीमेल की जो बॉडी है वो सेटल कर लेती है। बेबी के और मदर के अंदर कोऑर्डिनेशन बन जाता है अच्छे से, यानी कि जितना ज्यादा टाइम वो स्पेंड करता है उसकी सक्सेसफुल रेट उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स जो है वो प्रॉपर काम करने लग जाते हैं। अगर हार्मोन सब कुछ प्रॉपर काम करें, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी सब प्रॉपर काम करे, तो मिस कैरेज का कोई चांस नहीं होता। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था आपका मिस। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा टॉपिक इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो आपने इम्प्लांटेशन में देखा कि ब्लास्टोसिस्ट जो है कहाँ चली गई, ब्लास्टोसिस्ट बच्चों चली गई कहाँ पर, यूट्रस की लेयर के अंदर। वहां पर जाकर के अब वो एम्ब्रियो बनने वाली, लेकिन एम्ब्रियो बनने से पहले एक वर्ड आता है, जैसे कि आपने ब्लास्टुला पढ़ा था। ब्लास्टोसिस्ट कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, ब्लास्टुला की ही मॉडिफिकेशन। वैसे ही एक वर्ड है गैस्ट्रुला। क्या वर्ड है? गैस्ट्रुला, GASTRULA, गैस्ट्रुला। ठीक है ना, और गैस्ट्रुला बनता क्या है, गैस्ट्रुला होता क्या है बच्चों? ब्लास्टुला जो है, ध्यान से सुनना, ब्लास्टुला जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गैस्ट्रुला। सर कुछ अलग से स्ट्रक्चर होता है? हाँ, एक बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पर, अब मैं अभी आपको बताऊंगा क्या है। जैसे कि आपने पढ़ा था ब्लास्टुला क्या होता है, 64 सेल स्टेज को ब्लास्टुला बोलते हैं, और 8 से 16 स्टेज को मोरुला बोलते हैं, पढ़ा था ना। ठीक वैसे ही ब्लास्टुला कन्वर्ट होता है गैस्ट्रुला में। लेकिन पहचान क्या है कि इसके अंदर 3 जर्म लेयर आ जाती, क्या आ जाती है? फॉर्मेशन ऑफ, उसे हम गैस्ट्रुला बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। यानी कि the formation of blastula from gastrula from the blastula is called as gastrulation with 3 germ layers, with 3 germ layers। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन बच्चों बोल तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा है? यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी से। समझ आ रहा है सारा? लिख दो कोई तो भाई, बोर हो गए क्या? यस सर, बोर हो गए? आर्यन अत्री प्राइवेटली बोर हो गया भाई? तो समझ आ रहा है, ठीक है। तो समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अरे अच्छी तरह समझ आ रहा है, चल फिर म्यूट हो जा, बोलना नहीं है।
कोई नहीं, म्यूट हो जा भाई। चलो, तो देखो, अब गैस्ट्रुलेशन की आप डेफिनेशन लिखो मेरे साथ। गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन लिखो मेरे साथ। कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला, conversion of blastula into gastrula with the formation of three germ layer, with the formation of या three primary germ layer भी बोल सकते हो। कैसे बनती है? by the rearrangement of cells, by the rearrangement of cells। ठीक है, यानी कि मैंने आपको डेफिनेशन के थ्रू बताया, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा लिखेंगे। इट इज द कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला with with formation of three germ layers by the rearrangement of cells। क्या हुआ बच्चों, जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट थी, अब मैं आपको एंडोमेट्रियम नहीं बनाऊंगा बार बार, ठीक है ना, आपको खुद अंदाजा लगाना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए पहले हमारी ब्लास्टोसिस्ट ऐसी थी, देखो बार बार सर यही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद विलाई निकलनी शुरू हुई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हुआ ना, यानी कि न्यूट्रिशन अमाउंट बढ़नी शुरू हो गई, साइज बड़ा होना शुरू हो गया, बहुत सारे चेंजेस आप सोच सकते हो। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो सेल्स थी ना, अब कौन सी सेल, एम्ब्रियोनिक सेल मास वाली, कौन सी सेल बच्चों, एम्ब्रियोनिक सेल मास वाली। उन्होंने अपने आप को रीअरेंज किया, और रीअरेंज करके देखिए, ये एम्ब्रियोनिक सेल मास था ना, यहाँ पे, ये यहाँ पे था ना, इन्होंने क्या किया, अपनी अरेंजमेंट बदलनी शुरू कर दी, इस तरह से, इस तरह से अरेंजमेंट शुरू कर दी। ये लो, ये सेल्स है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, ये यहाँ पे सेल्स है, ये बीच में खाली कॉर्नर है बेसिकली, मैं भी बना के दिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे ये सेल्स है, बाकी खाली जगह। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ कि इन सेल्स ने अपने आप को रीअरेंज किया केवल, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट करके अपनी 3 लेयर बना ली। ठीक है, तो क्या हो गया, गैस्ट्रुला बन गया। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, कैसे बना, अब मैं बच्चों आपको ये करना कि ये सब कैसे हुआ। ठीक है, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट पढ़िए बच्चों, हमारा टॉपिक 20 मिनट का है बेसिकली, तो 10 मिनट हम एक्स्ट्रा पढ़ें। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो यानी कि आपने डेफिनेशन में लिखा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला फ्रॉम द गैस्ट्रुला विद 3 germ layer और 3 प्राइमरी germ layer by the rearrangement of cell is called gastrulation, उसे हम gastrulation बोलते हैं। लेकिन अब आपको बच्चों ये देखना है कि बेसिकली हो क्या रहा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि सर सेल्स ने क्या किया, एम्ब्रियोनल सेल ने, माइक नहीं ऑन करेगा कोई भी, अक्षयत्री, ठीक है, एम्ब्रियोनिक नोब की सेल ने अपना अरेंजमेंट पैटर्न चेंज किया, अपने शेप, साइज और स्ट्रक्चर को चेंज करना शुरू किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, 3 germ लेयर की फॉर्मेशन होनी शुरू हुई, और इस टाइप के चेंज को बोलते हैं मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल्स, पहला पॉइंट लिखेंगे आप, सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक नोब तो क्या करेगी, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट का मतलब है मोर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। क्यों? क्योंकि अब से पहले तो बच्चों टोटिपोटेंट सेल थी, कल मैंने आपको बताया था इनडिटर्मिनेट क्लीवेज है, हर सेल के पास हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को बनाने की इंफॉर्मेशन है ना। लेकिन अगर मान लो वो 3 germ लेयर में कन्वर्ट होएगी, तो अब एंडोडर्म अलग ऑर्गन बनाती है, मेसोडर्म अलग बनाती है, एक्टोडर्म अलग बनाती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके जेनेटिक बिहेवियर में चेंज आएगा ना, तो इसीलिए तो मोर्फोजेनेटिक, लिखो मेरे साथ,
मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट, मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं एक लाइन बोल रहा हूं आपको, अगर आप रिकॉर्डिंग से लिखना चाहे रिकॉर्डिंग से, अभी लिखे तो अभी देखो। द germ layers are formed by characteristic movement of some of the cell of embryonic node to their new more interior location। यानी कि जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की जगह थी, उसके अंदर की साइड पे उन्होंने अपनी लोकेशन को चेंज कर लिया। ठीक है ना, सिंपल सी बात। उसके बाद जो मैंने बना के दिखाया था अभी, दिस सेलुलर मूवमेंट इज नोन एज मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट। ठीक है ना। उसके बाद इस मूवमेंट में होता क्या क्या है, लिखेंगे आप मेरे साथ साथ। सेल मूवमेंट इज अकम्पनीड बाय चेंजेस इन सेल शेप। सेल मूवमेंट के साथ साथ क्या होता है, सेल की शेप के अंदर चेंज आता है। लिखेंगे आप सेल शेप चेंज एंड चेंजेस इन सेल्यूलर एडहेशन टू अदर सेल। दूसरी सेल से चिपकने का तरीका भी बदल जाता है। सेल्यूलर एडहेशन चेंज, ठीक है ना। ये पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, पुराना पैटर्न रहेगा तो सारी आपस में चिपकी ना रहेंगी। अगर वो सेल हट के किसी और सेल के साथ चिपक रही है तो इसका मतलब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि उसका चिपकने का तरीका भी बदल जाएगा। एंड तो अब क्या होगा कि 3 जर्म लेयर बनेगी। इस चेंज के साथ क्या बनेगा, 3 जर्म लेयर्स बनेगी। ठीक है, वो कौन सी है, एंडोडर्म, पूरा लिख लेना बच्चों आप, मेसोडर्म, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और एक्टोडर्म। 3 लेयर है ना हमारी। तो ये 3 लेयर इन चेंजेस से बनेगी। किसमें चेंज आएगा, एम्ब्रियोनल नोड की सेल। सही है, क्लियर हो गया। चलो, तो बच्चों एक बात और मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात करूं मैमल्स की, एनिमल्स की, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर जैसे कि एंडोडर्मल सेल गट बनाती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल बनाती है, तो दूसरे एनिमल्स में और मेरे अंदर एंडोडर्मल जो लेयर है वो सबके अंदर गट ही बनाती है, गट वॉल ही बनाती है। समझ आया, ठीक है। तो इससे ये भी पता चलता है, इससे ये भी पता चलता है कि हम सब एक एवोल्यूशन से बने हैं, और वो एवोल्यूशन हमें ये कहता है कि हमारा कॉमन एंसेस्टर रहा। समझ आया, यानी कि द सेम फंक्शन ऑफ दीज 3 layers in different organism, और वो सेम फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, shows that the common ancestry of all living organism, सभी की जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है, वो ये शो करती है। ठीक है, और इससे हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता चलता है। समझ आया, ठीक है। एक एडिशनल पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, तो अब यानी कि इन चेंजेस की वजह से हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 3 जर्म लेयर आ गई। तो अब बच्चों में डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा कि 3 जर्म लेयर कैसे, आपको देखते ही समझ आ जाएगा, ठीक है ना, कि 3 जर्म लेयर कैसे बने। क्लियर हो गया। चलो, आप मेरे साथ डायग्राम देखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग में से भी बना सकते हैं। तो पहले मैं हेडिंग बना रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, कि एंडोडर्म कैसे, फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। एक जर्म लेयर कैसे बनेगी एंडोडर्म में। देखो बच्चों, मेरे पास है क्या, मेरे पास बेसिकली, देखेंगे ध्यान से आप लोग, ये लीजिए, ये मेरे पास लास्ट, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, मेरे पास प्रेजेंट है एम्ब्रियोनल नोब और ट्रोफोब्लास्ट। ये लो, ये मेरे पास क्या है, ये एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, अब क्या होता है,
कि इन एम्ब्रियोनल सेल के अंदर ही चेंज आना है, ये तो आपको पता चल ही गया, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोनल सेल के अंदर चेंज कैसे आएगा, हमें ये भी ब्लैक से बना देनी चाहिए, ताकि हम, क्योंकि बाहर वाली लेयर को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं करती कभी भी। ये लो, अगर मान लो ये क्या है, ये हमारी ट्रोफोब्लास्टिक लेयर है, कैसे मर्जी बना सकते हो आप, उन सेल्स के तरीके से बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मजा नहीं आएगा, लेकिन तो डायग्राम की फॉर्म में ही होने चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बात नहीं। चलो, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ट्रोफोब्लास्ट हो गई, और ये हो गई हमारी एम्ब्रियोनल नोड। तो पहला चेंज पता क्या आया, ये आउटर लेयर तो एज इट इज रहेगी, आउटर लेयर में तो कोई चेंज आएगा नहीं। ये लो, हाँ, साइज जरूर बड़ा होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन भी ले रहा है, किससे, यूट्रस की बोल, ठीक है। ये लो, तो बेसिकली बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, कि जो ये लेयर थी ना, ये वाली, ये लो, ये है एम्ब्रियोनिक सेल लेयर। जो इसकी सबसे नीचे वाली लेयर है ना, सबसे नीचे वाली, जो ये वाली, ये अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर देती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अपनी शेप को बदल देगी, फ्लैट हो जाएंगी बेसिकली, और डिवीजन शो कर देती है। क्या कर देती है, डिवीजन शो कर देती है, ये लो, और जाकर के फिर नीचे की साइड ग्रो करना शुरू कर देती है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है बच्चों, देखो, कुछ नहीं बताना आपने, पहला पॉइंट बताना है कि सर एम्ब्रियोनल सेल मास जो है, एम्ब्रियोनल सेल मास की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, आउटर लेयर आप बोल सकते हो, वो क्या करती है, वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देती है, एंड बिकम्स फ्लैट इन शेप, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और डिवीजन शो कर देती है, यानी कि डिवीजन करना शुरू कर देती है, ठीक है। समझ आया आपको। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, चलिए बनाते हैं। जैसा पूछ रहे हैं बच्चों में वैसा ही डायग्राम बना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर ये सेल थी इस तरह से, देखो, ठीक है। इसकी जो लास्ट लेयर थी, इन्होंने इस तरह से अपनी शेप चेंज करी, अपना करेक्टर चेंज किया, अपना फंक्शन चेंज किया, और ये ग्रो करती करती, यानी कि डिवाइड करती करती, इन्होंने पूरा का पूरा पोर्शन कवर कर दिया। ये लो, चेंज नजर आ रहा है बच्चों, ये लो, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर एक कैविटी आ गई, अब ये कैविटी कौन सी, ब्लास्टोसील थी ना, ये लो, ये थी ब्लास्टोसील, ठीक है। अब ये जो थी, ये ग्रोइंग एंडोडर्म थी, क्या थी, एंडोडर्म लेयर। तो अब मैं इसे क्या कहूंगा, एंडोडर्म, क्या बना दी, एंडो। समझ आया कि नहीं आया, बताओ, बताओ बच्चों, समझ आया ना, कि सर एंडोडर्म बन गई, ठीक है ना। कैसे बनी, कि सर लास्ट लेयर, आउटर लेयर जो थी एम्ब्रियोनल सेल मास की सबसे नीचे वाली, उन्होंने अपनी शेप को बदला, करेक्टर को बदला, डिवीजन शो की, और डिवाइड करती करती कहा, उन्होंने पूरा ट्रोपोब्लास्ट को इनर साइड से कवर कर लिया, और ये पूरी की पूरी लेयर क्या बन गई,
ये पूरी की पूरी लेयर बन गई बच्चों एंडोडर्म, ठीक है ना। अब जो लेयर, जो एंडोडर्म की जो सेल एम्ब्रियोनल सेल मास को कवर करती हैं, बेसिकली सेल तो वो एंडोडर्म की ही हैं, लेकिन हम उनका अलग से नाम बोलते हैं बच्चों, इनका अलग से नाम क्या है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, ठीक है बच्चों। ये और ये जो यहाँ डिवाइड करना शुरू की है, यहाँ पे आप इनको लिख सकते हो एंडोडर्म सेल, सेल्स ऑफ एंडोडर्म, क्योंकि लेयर नहीं बनी ना अभी पूरी, लेयर तो यहाँ पे बनी है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये बन गई एंडोडर्म। अब ये जो कैविटी बनी है अंदर, देखो यहाँ पे इसका नाम प्लास्टोसिल था, लेकिन अब ये है बच्चों प्राइमरी योक, क्या बोलते हैं, प्राइमरी योक सेट। तो सबसे पहले क्या बनेगा, योक सेट बनेगा। क्या सर इसके अंदर योक होगा, नहीं योक नहीं होगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, ठीक है ना, बस बोला जाता है क्योंकि क्योंकि और ऑर्गेनिज्म के अंदर इसमें योक होता है, ठीक है ना, प्राइमरी योक, YOLK योक सेट, तो फॉर्मेशन हो गई। तो बेसिकली मेरे पास एक लेयर आ गई जिसका नाम है एंडोडर्म, ठीक है ना, और ये एंडोडर्म क्या बनाती है, ये गट वॉल बनाती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो पहला पॉइंट मेरा पूरा हो गया, एक लेयर मेरी बन गई। दूसरी, अब मुझे बनानी है बच्चों मीसोडर्म और एक्टोडर्म, दो लेयर और। दो लेयर बनने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, देखो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, इन दो को मिटा देते। अब क्या चेंज आएगा, अब आप दूसरी हेडिंग बनाओ, सेकंड, पहली हेडिंग थी फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म, अब सेकंड बनाओ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डिस्क से बनती है कौन, एक्टोडर्म भी और मीसोडर्म, ठीक है ना। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क, सेकंड पॉइंट। तो सर इसमें क्या होगा, देखो अब ये स्ट्रक्चर बन गया, अब क्या चेंज आएगा, सेम, देखना इधर, ये मैं बना रहा हूँ एज इट इज ट्रोफोब्लास्ट की सेल, क्लियर समझ आ रहा है ना बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी ट्रोफोब्लास्ट बन गई सारी। अब यहाँ पर ये आपकी क्या है, चलिए अब मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ एंडोडर्म का, ये लो, ये मैंने एंडोडर्म का कलर चेंज कर दिया बच्चों, क्या हो गया, ये आपको एंडोडर्म दिख रही है, अगर दिखाई ना दे तो आप मैसेज डाल देना, मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है। ये आपकी बन गई एंडोडर्म जो पहले बन चुकी थी। अब क्या हुआ, अब बेसिकली जो हमारी ये एम्ब्रियोनिक सेल थी, ये अब ये कोल्यूमिनर हो जाती हैं, क्या हो जाती है, कोल्यूमिनर इन शेप हो जाती है, अपनी शेप को बदल लेती है, ठीक है ना, लंबी लंबी हो जाती है इस तरह से, दिखाई दे रही है बच्चों? ये लंबी लंबी होनी शुरू हो गई, ठीक है। समझ आया आप आपको, जो हमारे ऊपर एम्ब्रियोनिक सेल की एम्ब्रियोनिक सेल्स का जो ग्रुप था, वो अपने आप को क्या करता है, कोल्यूमिनर सेल में चेंज कर लेता है, और कोल्यूमिनर सेल जो है अपने आप को एक डिस्क की फॉर्म में अरेंज कर लेती है, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डिस्क।
अब ये क्या बन गई, एम्ब्रियोनिक डिस्क बन गई। समझ आया आपको? तो जिस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बन गई, एंडोडर्म। ये कौन है, प्राइमरी योग सेट। ये कौन है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक लेयर से बना था। सर ये भी तो इसी से बना, लेकिन बच्चे नया डिवाइड करके बना, है ना। क्लियर हो गया? तो ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है, देखो इसमें आपको 3 रीजन दिख रहे हैं। कैसे, एक ये थोड़ा छोटा, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया, है ना। यानी कि इसको बोलते हैं हेड रीजन, मार्जिन, हेड रीजन। इसको बोलते हैं बॉडी, मेजर मेजर पोर्शन, ठीक है ना। और वो लास्ट वाला क्या है हमारा, लास्ट वाला है बच्चों हमारा क्या, कोडल रीजन, ठीक है ना। इसको मैं सेफेलिक बोलूंगा। ये पोर्शन क्या है, ये वाला सेफेलिक। मैं लिख नहीं सकता बच्चों, पहला पोर्शन लिख रहा हूँ सेफेलिक, CHLI, सेफेलिक होता है हेड पोर्शन। ये होता है एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। और ये होता है पीछे वाला, दैट इज द कोडल पोर्शन। कोडल बोलते हैं पूंछ वाले पोर्शन, ठीक है ना, यानी कि एंड वाला पोर्शन, AAU, कोडल पोर्शन, ठीक है ना। अब कोडल पोर्शन, ये तीनों बन गए एम्ब्रियोनिक डिस्क। अब ये ऊपर खाली जगह बच गई, बच गई ना, देखो यहाँ पे नहीं थी, यहाँ आ गई। ये है बच्चों कैविटी, इसका नाम क्या है, एमनियोटिक कैविटी। क्या है ये, एमनियोटिक कैविटी। अब ये कैविटी वही है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरेगा और बच्चे के चारों तरफ वाटर कंटेंट अरेंज हो जाएगा। समझ आया? दैट इज द एमनियोटिक कैविटी। और ये क्या है, प्रिमिटिव डिस्क, सॉरी एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डिस्क, ई डिस्क। ई डिस्क के 3 पार्ट, ये लो, अब समझ आ गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है गए बच्चों। अब जो एम्ब्रियोनिक डिस्क कैविटी है, इसके चारों, इसके अंदर कौन भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड। लिख लेना एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहाँ वाली जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, ये क्या करती है, ये डिवीजन शो कर देती है अपनी। और डिवीजन शो करके यहाँ पे छोटी छोटी सेल्स बन जाती है, जो कि इसको कवर कर लेते हैं। क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। समझ आया? अब क्या हुआ, एमनियोटिक कैविटी के ऊपर तो सेल आ गई, नई सेल छोटे साइज, और नीचे कौन आ गई, नीचे कौन आ गई, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ठीक है ना। इन सेल का नाम है एमनियोजेनिक सेल, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बनाने वाली सेल्स, ठीक है ना। कौन आई, AMNIO, एमनियोजेनिक, AMNIO, एमनियोजेनिक सेल। ये कौन है बच्चे, छोटे वाली एमनियोजेनिक सेल। कहां से आई ये, इन्होंने डिवीजन की और इनको बनाया। तो अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, सर एमनियोटिक कैविटी की रूफ, छत बनी होती है एमनियोजेनिक सेल की, और फ्लोर बना होता है हमेशा किसका, एम्ब्रियोनिक डिस्क का। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब मैं बात करता हूं, देखो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसे मिटा दें हम। अब हमारी बनेगी डिफरेंट 2 लेयर। बस कुछ नहीं करना, एक लाइन का रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो, अगर बेसिकली मैं आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊं तो कैसा बनेगा, ये ब्लैक पेन से तो बना दी मैंने एम्ब्रियोनिक डिस्क, बना दी, ठीक है। और इसको मैं इसी पेन से बनाता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये एंडोडर्म, ये क्या बनेगी, एंडोडर्म, ठीक है ना। ये, ठीक है ना? ये कौन है, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। मैं लिख रहा हूं एम्ब्रियोनिक, 1 मिनट का रहेगा बच्चों, एंडोडर्म, ये वाली लेयर, है ना। और ये कौन है, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये कौन है, एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये वाली, ये इसका सिफेलिक रीजन है, ये लो सिफेलिक, ठीक है। ये कौन है, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर, और ये कौन है, कोडल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्या होता है, कोडल पोर्शन के अंदर सेल डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है, और डिवाइड करके, अपने आप को डिवाइड करके, यहाँ पर पीछे की साइड में कोडल पोर्शन से
एक सेल मास बाहर की तरफ निकल जाता है, एक सेल मास जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। समझ आया? अब ये सेल मास कहाँ निकला? एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म और किसके बीच में? इसके बीच में, एम्ब्रियोनिक डिस्क के बीच में निकला। समझ आया? फिर ये क्या करेगा? ये यहां से टूट जाएगा, ये यहां से डी अटैच हो जाएगा एंड फाइनली डी अटैच, और डी अटैच होकर के क्या बना देगा? बीच में एक लेयर बन जाएगी, दैट इज द मेसोडर्म। अब ये क्या बन गई? अब ये क्या बन गई? मेसोडर्मल लेयर बन गई। तो सेकंड लेयर आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? सेकंड लेयर हमारी बन गई, दैट इज द मेसोडर्म। ठीक है, ये लो क्या बन गई हमारे पास? मेसोडर्म। यानी कि मेसोडर्म कहां से बनी? कोडल पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क से। कहां से बनी? मेसोडर्म। ठीक है, अब बची हमारी तीसरी लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म। बच्चों, जो एम्ब्रियोनिक डिस्क की सेल जितनी भी यहाँ बच गई वो क्या बन गई? एक्टोडर्म। क्या बन गई? समझ आया? तो ये हमारे पास 3 जर्म लेयर आ गई जो हमें चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या मिला हमें? स्ट्रक्चर मिला हमें कौन सा? अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक सेल के नीचे वाली सेल से बनी एंडोडर्म, बाकी सेल से बनी एम्ब्रियोनिक डिस्क, एम्ब्रियोनिक डिस्क के कोडल पोर्शन से बन गई मेसोडर्म, और बाकी रिमेनिंग वाली बन गई एक्टोडर्म। हमें 3 जर्म लेयर ही तो बनानी। सही है बच्चों? समझ आ गया? ठीक है, तो 3 जर्म लेयर बच्चों आपके टिप्स पे होनी चाहिए कहां से बनी। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट आज का कि सर अब क्या होगा, अब इनसे आगे क्या होगा? बच्चों, अब ये तीनों जर्म लेयर बन गई, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन बनेंगे, यानी कि अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? ऑर्गेनोजेनेसिस। और जैसे ही ऑर्गन बन जाएंगे पूरे, फिर हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ अ बेबी, और चैप्टर कंप्लीट। समझ आया? ठीक है, तो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े। कौन कौन से? पहला टॉपिक था हमारा जिसका नाम था इम्प्लांटेशन, और दूसरा टॉपिक था गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में हमने देखा कि एम्ब्रियोनिक सेल ने किस तरह से अपनी अरेंजमेंट को चेंज किया, और अरेंजमेंट को चेंज करके किस तरह से 3 जर्म लेयर उन्होंने बनाई। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आ जाएगा बच्चों आपके पास। इसमें ना डायग्राम भी है बच्चों, बुक्स के अंदर बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया। जैसे ये बन गया ना, इसके बाद इसका डायग्राम भी देखो, इसी को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। वो डायग्राम आपको बनाने होंगे, ये डायग्राम पेपर में भी आएंगे। ठीक है ना? जैसे सपोज करो कि आपने क्या बना दिया, अपने छोटी जगह तो छोटा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? ये मत सोचना कि बाद में छोटा हो। ठीक है, तो हमारा डायग्राम क्या बनेगा, किस तरह से डायग्राम बनेगा हमारा? ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये यहाँ पर हमारी एंडोडर्मल सेल आ जाएंगी, जो क्या बनाएंगी? गट बनाएंगी, गट बना देंगी। खत्म हो गया बच्चों आज का लेक्चर। इसके ऊपर हमारी क्या बनेगी? इसके ऊपर हमारी बच्चों बनेगी, देखो यहाँ से इस तरह से। ये तो मैंने आपको ना रैंडमली समझाने के लिए ऐसे डायग्राम बनाए हैं, तो बड़े ही सुंदर नीट एंड क्लीन डायग्राम इसके बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो, इस तरह से करके इसके अंदर आप क्या बना देंगे? सेल लेयर। ये बन, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क वाली सेल बन गई ना, तो ये क्या बनी? एक्टोडर्म। ये कौन है? एंडोडर्म। है ना? बड़े नीट एंड क्लीन डायग्राम बनते हैं बच्चों इसके, ऐसा समझना कि रैंडमली डायग्राम बनते हैं बेकार से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने समझाना था ना आपको। तो यहाँ पर ये अब ये यहाँ कौन आ जाएंगी? यहाँ आ जाएंगी बच्चों आपके पास मीजोडर्मल। क्या आ गई? मीजोडर्म। क्या आ गई ना? मीजोडर्म। और ऊपर कौन आ गया? ऊपर आ गया एमनियोजेनिक सेल। यहाँ पर कौन आ गया? एमनियोजेनिक सेल्स। ये लो, ये आ गई। ठीक है, और ये कौन है? एमनियोटिक कैविटी। कौन है ये? एमनियोटिक कैविटी। ये कौन है? एक्टोडर्म। ये कौन है? मेसोडर्म। ये कौन है? एंडोडर्म। ये कौन है? प्राइमरी योग सेल।
ठीक है। और हमारे पास जो ये पोर्शन बचा अब ये वाला, ये मैं आपको फिर आपको जरूरत नहीं है वैसे, इसे एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है ना। ये क्या है ये मैं आपको कभी एक्स्ट्रा कोई टाइम होगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जो बुक के अंदर डायग्राम दिए हुए हैं बच्चों, आपने डायग्राम बनाने हैं, देखने हैं, समझना है। जो सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताई है उसी लैंग्वेज में आपने अपना कंटेंट जो है समझना है, उसी को कन्वर्ट कर देना है, आपका अच्छा कंटेंट बन जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछो। समझ आ गया? समझ आ गया? चलो, कोई डाउट है बच्चों किसी का? कुछ बच्चों के डाउट रह गए थे, कल नहीं दे पाया था, तो आज शाम को देखूंगा, कॉल करके उन्हें डाउट दे दूंगा। किसी का डाउट है तो बच्चों अभी पूछो, फिर मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ, काफी देर होगी मुझे बोलते हुए। चलो ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बाय बाय। ये लेक्चर मैं आपको भेज दूंगा अभी शाम तक, देखते हैं अगर ये एडिटिंग हो गया है, वरना कल आ जाएगा आपके पास। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास एंड करते हैं, ओवर करते हैं।